हमारी अर्थव्यवस्था रही है व्यय प्रधान, आय प्रधान अर्थव्यवस्था नहीं रही है। हमारी सारी की सारी अर्थव्यवस्था व्यय प्रधान थी। क्या प्रधान? व्यय खर्च करने के लिए, आय प्रधान नहीं थी हमारी अर्थव्यवस्था। और हमारे पास 3 ही वृत्तियां थी, कर्म वृत्ति, वैश्य वृत्ति और भिक्षा वृत्ति। ये 3 ही वृत्ति थी। क्षात्र वृत्ति में नहीं रहा है, वो धर्म था, वो धंधा नहीं था, उस पर जी नहीं सकता था आदमी, वो धर्म था। तो कर्म वृत्ति जो जड़ पदार्थ से सृष्टि करता है, ये सब कर्म वृत्ति वाले लोग हैं। लकड़ी जड़ है, लोहा जड़ है, सोना जड़ है, चमड़ा जड़ है, मिट्टी जड़ है। जो जड़ पदार्थ से सृष्टि करने वाला जो समाज आता है, ये सब कर्म वृत्ति में आता है। जो चेतन से चेतन की वृद्धि करता है, इस तरह का सारा समाज वैश्य वृत्ति में आता है। अब जैसे किसान है, एक बीज खेत में डाल के हजारों बीज पैदा करता है, अपने हाथ से तैयार नहीं करता, है ना। एक जैसे ग्वाला है, 10 गाय से 100 गाय बनाता है। एक धनगर है, भेड़ बकरी चराने वाला, 100 बकरी से 1000 बकरी करता है। तो इस तरह की जो वृद्धि करने वाला जो समाज रहा है, ये वैश्य वृत्ति रहा है। वैश्य वृत्ति और कर्म वृत्ति वालों का ये धर्म था कि वो भूमि को समृद्ध करे। मगर उसके बाद एक भिक्षा वृत्ति थी। भिक्षा वृत्ति वाले लोग समृद्धि से निर्लिप्त रहने की बात करते थे हमेशा। समृद्धि से निर्लिप्त रहना है, क्योंकि हमारी अगर अर्थव्यवस्था चलना है तो ये सिद्धांत खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी व्यय प्रधान थी, आय प्रधान नहीं थी। सब खर्चा ही करना होता था यहाँ पे, कमाने वमाने का कोई ये नहीं था यहाँ। इसको समझना पड़ेगा। एक गांव में कम से कम 18 जातियां होती थी कारीगरों की। क्या होता है कि जब टेक्नोलॉजी छोटी होती है, कारखाने जब छोटे होते हैं, तो समाज उसको व्यवस्थित करता है। और ये बड़े कारखाने जब होते हैं तो ये समाज को व्यवस्थित करते हैं, ये समाज को अपने हिसाब से जीने पर मजबूर करते हैं। अब जब छोटी टेक्नोलॉजी होती है तो समाज उसको व्यवस्थित करता है। जब हर गांव में बहुत तरह के कारीगरी के काम चलते थे, तो इन सबको व्यवस्थित करना है, तो इस हमारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारी बनाई हुई चीजों को हम उपयोग में लाएंगे। ऐसे तो बात ये आती है कि कोई भी काम आदमी क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि सबको आहार चाहिए। पहले वो आहार की सुरक्षा देखता है, दूसरा वो उस काम को लेके समाज में समान गौरव चाहता है। ये दो नहीं है तो कोई काम आदमी कभी नहीं करेगा, है ना। एक गांव में जब सारे कारीगरों को इकट्ठा किए तो उनको ये 2 चीज तो चाहिए ही, नहीं तो क्यों करना है। मगर किसी की बनाई हुई चीज दूसरा क्यों लेना है? जरूरत है तो लेगा, या वो सुंदर दिखाई दे तो लेगा। मार्केट में ये है, किसी की बनाई हुई चीज दूसरा कोई लेने का ही कारण होता है। मगर जरूरत कितनी है? जब गांव में ये सारे कारीगर लोगों को रखना है, जीवित रखना है, तो फिर सारी चीजों की जरूरत कितनी है? कपड़ा कितना चाहिए? जरूरत के हिसाब से जीना चालू करेंगे तो बहुत कम जरूरत है। कपड़ा कितना चाहिए? एक चादर में या कंबल में छेदा करके गले में डाल के कमर में डोरी बांध देंगे तो आधी जिंदगी जी सकता है। उससे ज्यादा कपड़ा क्या चाहिए? मिट्टी का बर्तन कितना चाहिए? एक कुंकू की जरूरत क्या है? या सोने की इतनी बहुत क्या महत्वशाली बहुत जरूरत है? कुछ भी नहीं है, ये तो बिना जरूरत की चीजें हैं। तो हमारे पास में ये था कि बस्ती में अगर ये कारीगर लोग जीवित रहना है, तो इतनी तरह के कारीगर लोग, तो इनको तो भरपूर काम देना पड़ेगा। हर कारीगर को भरपूर काम देना पड़ेगा। जरूरत बहुत कम है, अगर इनको जिंदा रखना है तो बिना जरूरत के भी इसके काम को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसलिए भारतीय सभ्यता में क्या रहा है पूरा कि कारीगर लोग जरूरत की जो चीजें बनाते थे उसकी कीमत देते थे। उसके कारीगर लोग 3 तरह से काम करते थे। एक जरूरत का सामान गांव के लिए, दूसरे गांव के लिए काम करते थे, तीसरा घर के लिए काम करते थे। घर के लिए काम करते थे। तो उस समय पे
जो था कि कुछ चीज की कीमत तय थी, खेती में ये चीज लगेगी, इसके लिए हम इतना देंगे। गांव के लिए साल में एक बार एक एक कारीगर का मान होता था, वो एक बहुत बड़े मान की, नगर मान सबसे बड़ा मान माना जाता था, वो मान होता था। घर के लिए तो हमारे पास में क्या था कि 49 संस्कार बना करके हर संस्कार में हर कारीगर की कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 5 चीज रखने की एक पद्धति बनाई गई थी, जो कारीगरों का एक भरपूर लोकल मार्केट बना था। वो कारीगर जो काम करता था वो देने के लिए काम करता था, बेचने के लिए नहीं। देने के लिए हर कारीगर, हम उस घर में देना है की बात करते थे, बेचना है की बात नहीं करते थे। वो देने के लिए काम करता था। जब कारीगर देने के लिए काम करता है तो सामाजिक जीवन जीता है। जब वो बेचने के लिए काम करना चालू करेगा तो फिर मशीन की तरह मरेगा, 24 घंटे काम करेगा, उसका सामाजिक जीवन खत्म हो जाता है पूरा का पूरा। तो ये जो था तो कारीगर देने के लिए, तो ये 49 संस्कारों से भरपूर एक लोकल मार्केट तैयार किया गया। तो हर संस्कार में हर कारीगर अपना काम लेकर के, कई बार ये खुद आता, कई बार लोगों को कारीगरों के घरों में जाना पड़ता उनका सामान लाने के लिए। ये एक मार्केट था पूरा। ये तो खैर बहुत विस्तार से समझाना पड़ेगा पूरा का पूरा, कि कई बार तो इनको मार्केट देने के लिए लोग अपना नुकसान भी भोगते थे। जैसे गणेश चौथ का त्योहार है, ये अभी जो गणेश का जो त्योहार चल रहा है, ये लोकमान्य तिलक का चालू किया हुआ है, ये जुलूस जलसों वाला। उसके पहले जो गणेश त्योहार होता था हमारे पास में, वो तो मिट्टी का गणेश बनता ही था, थोड़ा बहुत कच्ची मिट्टी का। मगर ये था कि गणेश चौथ को गणेश बैठाया जाता था, उस दिन शाम में घरों की छतों पे पत्थर मारे जाते थे, उसको पत्थर चौथ भी बोलते हैं। जब आरसीसी की स्लैब नहीं थी, टीन की छतें नहीं थी, तो कुम्हारी का प्रयोग था हर घर पे। और ये त्योहार आता है सितंबर अगस्त में, बरसातों में खूब बारिश, कुम्हारी काम नहीं चलता है, तो उस दिन बच्चे पत्थर मारते थे घरों पर। हर घर का 20-25 कबीलों फूटता था, कुम्हारों को दूसरे दिन से काम मिल जाता तो हमारे पास 2 चीजें, बांस का काम और मिट्टी के काम को साल भर से ज्यादा घर में नहीं रखना है। एक नियम था, होली के दिन पुराना घड़ा फोड़ देना है, छठ की पूजा के दिन बांस का जितना सामान है गांव के बाहर फेंक डालना है, नया लेना है फिर इस्तेमाल करना है। तो इस तरह का एक मार्केट था बड़ा जबरदस्त। ये तो खैर बहुत बता सकता हूं मैं कि क्या ढंग रहा है हमारे पास में, कैसे पूरा अपने आप में व्यवस्थित होकर के जीते थे लोग। इसके कई बार उसके समझ नहीं रहने की वजह से या क्या क्या हो जाने की वजह से लोग उसके गलत मतलब निकाले हैं। हर्ष जब मेरे पास में था बैठ के, मैं हर्ष को एक दिन बताया कि देखो एक कुम्हार के घर में बैठा था हर्ष, तो उस दिन ब्राह्मण लोग आए शादी के बर्तन लेने के लिए, आयरन कुंडल बोलते हैं, शादी के बर्तन लेने के लिए। तो ये कुम्हार तैयारी किया, तो ब्राह्मण परिवार आया बाजे गाजे के साथ में, कुम्हार के चाक की पूजा वाजा किया, कुम्हारनी को जो देना था दिया, कपड़ा वपड़ा, और सूप में सीधा लाया था वो लेके चलते बना। और दोपहर के समय चर्मकार लोग लेने के लिए आने वाले थे वही बर्तन, तो चमड़े का काम करने वाले लोग, तो ये बड़ी तैयारी कर रहा है। तो मैं बोला अरे काका खूब तैयारी चल रही है। हाँ लोग आ रहे हैं बर्तन लेने के लिए। तो मैं बर्तन तो उठने ही है ना। हाँ उठते ही रहते, सबको उठने ही है बोले। तो फिर ये तैयारी, बोले राजा लोग आ रहे हैं। हाँ तो देखो कैसे आ रहे हैं। तो जब वो लोग आए तो उनका जो सीधा था टोकरियों में था। क्या चीज? सीधा जो होता है ये सूप में लाया था, दाल चावल आटा नमक, उनका टोकरियों में आया था। एक टोकरी में जवार, एक टोकरी में गुड़, एक टोकरी में दाल, और टोकरी में। हाँ भाई राजा लोग हैं भाई। बोले देखो वो बेचारा मंके खाने वाला, वो हमको क्या देता ये तो राजा है, ये नहीं देगा तो कौन देगा। तो मैं ये बात हर्ष को बताया, तो हर्ष दौड़ के जाके किताब निकाल कर आया। कोई एक अंग्रेज किताब लिखा है किसी गांव की व्यवस्था पे, यही बात वो लिखा। और वो लिखा कि देखो गांव में कितना शोषण है। ब्राह्मण जब कुम्हार के घर बर्तन लाने जाता है तो बहुत थोड़ा देता है, और कोई दूसरे जाति का जाता है तो उसको बहुत देना पड़ता है, ये शोषण है। वो ये बात लिखा है ना, वो ये बात लिखा। वो इस तरह से बहुत गर्व हुई है।
बहुत गड़बड़ी है। हमारी सारी चीजों को समझ नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास में समान बंटवारा कभी नहीं रहा है, उचित बंटवारा रहा है। बहुत बड़ा उचित बंटवारा, समान बंटवारा, ये सारी चीजें बहुत लगी है ना।